उत्तरवर्ती मुगल शासकों के काल में हम देखते हैं कई नवीन स्वतंत्र देसी रियासतों का उद्भव, और इसी संदर्भ में हम देखते हैं हैदराबाद राज्य, जिसे हम दक्कन का निजाम शाही राजवंश भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो दक्कन में, या कहें कि दक्षिण भारत में, यह सबसे बड़ी रियासत थी मुगल साम्राज्य की, जो कि उत्तरवर्ती मुगल शासनकाल में, विशेषतः मोहम्मद शाह रंगीला के समय काल में, स्वतंत्र देसी रियासत के रूप में सामने आती है। होता यूं है बच्चों कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद हमें एक ऐसा दौर नजर आता है जहां पर मुगल शासक काफी कमजोर हैं और वो पतन अवस्था की ओर है। इसी दौरान हम बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख शेर, जहांदार शाह आदि शासकों को देख पाते हैं, और इसी क्रम में हम गुटी राजनीति को भी देख पाते हैं, जैसे कि सैयद बंधु, जो कि हिंदुस्तानी मुस्लिम गुट के प्रमुख होते हैं। यह मुगल दरबार में काफी वर्चस्वशाली गुट होता है। अब टाइम पीरियड आता है मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला हालांकि हिंदुस्तानी मुस्लिम गुट के सैयद बंधुओं के ही सहयोग से बादशाह बनता है, किंतु कालांतर में मोहम्मद शाह रंगीला इन सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता है। तब वह तुरानी गुट का सहयोग लेता है, और तुरानी गुट इस हिंदुस्तानी गुट को पछाड़ते हुए सैयद बंधुओं को समाप्त कर देता है, और यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला तुरानी गुट के प्रभाव में आ जाता है। अब ध्यान रखें, मैं ये तुरानी गुट का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि निज़ाम उल मुल्क चिनक्लिस खां, ध्यान रखें, निज़ाम उल मुल्क चिनक्लिस खां, जो कि स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक है, वो इसी तुरानी गुट से संबंधित है। अब ध्यान ही रखना है कि ये जो निज़ाम उल मुल्क चिनक्लिस खां है, यह तुरानी गुट का सदस्य होते हुए भी काफ़ी वफादार है रंगीला के प्रति, तथा काफ़ी योग्य शासक है। ऐसी स्थितियों में 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मुगल बादशाह है, वह चिनक्लिस खां को दक्षिण का या दक्कन भारत का सूबेदार नियुक्त करता है। अब ये वहाँ पे काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा होता है। इसी बीच में 1722 में मुगल बादशाह रंगीला चिनक्लिस खां को पुनः दिल्ली बुला लेता है। अब चिनक्लिस खां मुगल बादशाह का जो आदेश है उसको स्वीकार करता है, वह मुगल दरबार में पहुँचता भी, किंतु वो देखता है कि वहाँ पर गोटी राजनीति काफ़ी प्रभावशाली है, और ये सभी लोग गोटी राजनीति के अंतर्गत काफ़ी संघर्षरत हैं। दूसरी तरफ रंगीला का स्वभाव भी काफ़ी शंकालु है। ऐसी स्थितियों में निज़ाम उल मुल्क चिनक्लिस खां 1723 में पुनः दक्कन लौट आता है। अब जब वो लौट आता है बच्चों, तो यहाँ आने के पश्चात वह एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव रखता है। वस्तुतः होता यह है कि चिनक्लिस खां ये समझ जाता है कि अब वास्तविक शक्ति मुगल बादशाह में नहीं है, बल्कि वह कई अलग अलग गुटों में निर्भर कर रही है, और अभी वर्चस्व किसका है? तुरानी गुट का। और जैसे ये गुटी राजनीति परिवर्तित होगी, बादशाह भी परिवर्तित हो जाएंगे, और जब बादशाह परिवर्तित होंगे तो उसकी रियासत कभी भी जा सकती है। अब वह मुगल बादशाह की कमज़ोर स्थिति को भांप लेता है, गुटी राजनीति को समझ लेता है, तब वह एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। अब ध्यान ही रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन है, तो आप आंख मूंद कर कहें निज़ाम उल मुल्क चिनक्लिस खां। अगर आपसे कोई पूछे कि किस मुगल बादशाह के काल में हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बना, आंसर क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला। बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई तारीख भी पूछ ले कि वो तारीख कौन सी है जब हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बना, तो आंसर देना होगा 1724। अब होता यूँ है कि जैसे ही मुगल बादशाह रंगीला को ये पता लगता है कि निज़ाम उल मुल्क चिनक्लिस खां उसे बगैर बताए दक्कन पहुंच गया है, तथा वहां जाकर एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा है। हालांकि निज़ाम उल मुल्क चिनक्लिस खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है, बावजूद वह व्यवहार में स्वतंत्र हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो मुगल बादशाह रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला है, वह दक्कन के सूबेदार मुबारिज़ खां को भेजता है। वह मुबारिज़ खां को बुलाता है और कहता है कि तुम चिनक्लिस खां को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ मेरे सामने। ऐसी स्थिति में मुबारिज़ खां एक बड़ी सेना लेकर पहुंचता है दक्कन में और चिनक्लिस खां से युद्ध करता है। यह युद्ध 1724 में होता है, और यह युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि इसे कहा गया सकूरखेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में मुबारिज़ खां मारा जाता है बच्चों, और चिनक्लिस खां अपनी सैनिक ताकत को या अपने सैन्य बल को स्थापित कर देता है। जब रंगीला को इस बात का पता लगता है तब वो समझ जाता है कि अब हैदराबाद राज्य, या यूँ कहें कि चिनक्लिस खां को नियंत्रित करना संभव नहीं है, तो वह मेल मिलाप की नीति को अपनाता है, तथा ऐसी स्थिति में वह निज़ाम उल मुल्क चिनक्लिस खां को आसफ जहां की उपाधि देता है। ध्यान रखें, आसफ जहां की उपाधि किसने दी है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसको दी है? चिनक्लिस खां। ऐसी स्थितियों में अब
एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य को अप्रत्यक्ष परमिशन या अनुमति दे देता है कौन? मुगल बादशाह। हालांकि व्यवहारिक स्तर पर अभी भी हैदराबाद राज्य खुद को मुगल साम्राज्य से अलग नहीं करता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि हमने देखा कि चिंग्लिस खां या निज़ाम उल मुल्क चिंग्लिस खां काफ़ी योग्य व्यक्ति होता है, किंतु 1748 तक आते आते चिंग्लिस खां की मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो ज़्यादा सक्षम नहीं होते, और ऐसी स्थितियों में दक्कन में या कहें कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसी कंपनी तथा ब्रिटिश कंपनी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, जिसे वे कर्नाटक युद्ध के नाम से स्थापित करते हैं। ध्यान रखें, जब आपसे कोई पूछे कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य। क्या ये फ्रांसीसी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार की लड़ाई थी? नहीं, यह फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ युद्ध था, जिसमें वह कर्नाटक के नवाबों को मोहरा बनाकर उपयोग करते हैं। इस तरह की परिस्थितियां चलती रहती है बच्चों। अब दौर आता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का, और लॉर्ड वेलेस्ली देसी रियासतों को नियंत्रित करने में, ध्यान रखें, मुगल अब पतन अवस्था की दौर में है, रियासतें काफ़ी कमज़ोर हैं। ऐसी स्थिति में लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में हैदराबाद का जो नवाब होता है उसके साथ सहायक संधि स्वीकार करवाता है। ध्यान रखें, अगर आपसे कोई पूछे कि हैदराबाद राज्य ने सहायक संधि पर कब साइन किया, तारीख 1798। अगर आपसे कोई पूछे कि वह कौन सी देसी रियासत थी या वह कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी, आंसर है हैदराबाद राज्य। अब सहायक संधि स्वीकार करने के पश्चात हैदराबाद राज्य की जो स्थिति है वह अंग्रेजों के एक संरक्षित राज्य की है। अगर आप ध्यान देंगे तो 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र तैयार करवाती है, जिसके अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, ध्यान रखिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें यह स्पष्ट घोषणा होती है कि अब ब्रिटिश क्राउन या फिर कहें कि महारानी भारत स्थित किसी भी देसी राज्य का विलय ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि अब देसी रियासतें पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी, किंतु ध्यान रखें, किंतु उन्हें अपने विदेश मामले, रक्षा तथा संचार महारानी को सौंपने पड़ेंगे। अब महत्वपूर्ण बात है कि यह 1858 से लेकर 1947 तक यह स्थिति बनी रहती है बच्चों। 1947 तक ब्रिटिश अपने वादे को पूरा करते हैं। अब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, अगर आप इस नक्शे पर गौर कर पा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि पिंक तथा येलो ये दो छायाचित्र आपके सामने हैं, जिसमें जो येलो पार्ट है वह एक ऐसा भाग है जो कि ब्रिटिश शासित क्षेत्र है, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ब्रिटेन या ब्रिटिश क्राउन प्रत्यक्ष शासन है। वहीं दूसरी तरफ जो पिंक है वो देसी रियासतें हैं। तो ये जो देसी रियासतें हैं ये संख्या में लगभग 565 हैं, और इन सभी 565 रियासतों को प्रॉमिस किया गया था 1858 में कि आपका विलय ब्रिटिश भारत में नहीं किया जाएगा। 1947 तक ये स्थिति बनी रहती है बच्चों। अब 1947 में क्या आता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण होता है। अब ये भारत का निर्माण किससे होगा? भारत का निर्माण होगा उन ब्रिटिश शासित क्षेत्रों को, ध्यान दीजिए नक्शे पर वह पीले रंग में छायांकित क्षेत्र जो कि ब्रिटिश द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित हैं, इनको भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। फिर बची देसी रियासतें। तो देसी रियासतों को कहा गया कि 1858 का जो बंधन था पैरामाउंसी का, वह समाप्त किया जाता है। ये लैप्स ऑफ पैरामाउंसी है, अर्थात अब देसी रियासतें स्वतंत्र हैं। वे चाहे तो भारत में, वे चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, या फिर वो खुद स्वतंत्र हो सकती है। ऐसी स्थिति में हैदराबाद राज्य का जो नवाब है वह सोचता है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन करेगा। अब इसी बीच में हम देखते हैं कि हैदराबाद राज्य में वहाँ पर स्थितियाँ इस प्रकार की है कि हैदराबाद का जो नवाब है वो मुस्लिम है, और हैदराबाद राज्य क्षेत्र में एक बड़ी संख्या हिंदू अल्पसंख्यकों की है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऐसा माहौल जहाँ पर कुछ मुस्लिम आतंकवादी संगठन रजाकार आपको दिखाई देंगे। ये रजाकार नवाब की परमिशन या ये कहें कि राज्य के संरक्षण में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। इधर भारत सरकार का दबाव भी हैदराबाद राज्य पर बन रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में
29 नवंबर 1947 को हैदराबाद राज्य तथा भारत सरकार के मध्य स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है। यथा स्थिति अर्थात भारत व हैदराबाद की स्थिति एक जैसी बनी रहेगी। ध्यान रखें, हैदराबाद राज्य ने भारत में मिलने से भी इनकार कर दिया था तथा पाकिस्तान में मिलने से भी इनकार कर दिया था। ये जो स्टैंड स्टिल समझौता है बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दौर में। अब जब यथा स्थिति समझौता हो गया तब हम देखते हैं कि वहाँ पर अर्थात हैदराबाद राज्य में कुछ उथल पुथल दिखाई देती है, जैसे कि एक कट्टर मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन है जिसका नाम है इत्तिहाद उल मुस्लिमीन तथा नवाब के रजाकार, ये मिलकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं तथा भय तथा आतंक का एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत वो भारत सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि आप हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्रदान कर दें, अन्यथा हिंदू अल्पसंख्यकों को भुगतना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय गृह मंत्री भी हैं, उप प्रधानमंत्री भी हैं तथा रियासतों के मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप रखते हैं, उन्होंने पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया और 13 सितंबर 1948 को भारतीय पुलिस या भारतीय सेना हैदराबाद राज्य में प्रवेश करती है। इस पुलिस कार्रवाई के पश्चात, अब ध्यान रखें, जैसे ही ये पुलिस कार्रवाई होती है तो 5 दिनों में ही हैदराबाद राज्य के सारे सैनिक सरेंडर कर देते हैं। आप गौर करें इस नाम पर। 5 दिनों की कार्रवाई के पश्चात 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत की फौज के कमांडर, ये नाम पूछा जा सकता है, मेजर जनरल एल एंड्रूज, भारतीय सेना के कमांडर मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। ध्यान रखें, और जैसे ही आत्मसमर्पण होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है विशेषकर भारत के एकीकरण के संदर्भ में, अब जैसे ही यह आत्मसमर्पण होता है तो हैदराबाद का नवाब भारत में विलय की परमिशन दे देता है। वह स्वीकार करता है कि वो दबाव में था। अब वो स्वतंत्र रूप से हैदराबाद राज्य के हित में, हैदराबाद राज्य की जनता के हित में भारत में विलय को स्वीकार करता है। अब भारत सरकार ने भी हैदराबाद के जो नवाब थे उनके प्रति एक नर्म रुख अपनाए रखा। अब ध्यान रखें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय 1948 में हैदराबाद का नवाब कौन था या हैदराबाद का अंतिम नवाब कौन था, तो वो था निज़ाम उस्मान अली खान। ध्यान रखें, कौन है? उस्मान अली खान। ये वो व्यक्ति है जो कि हैदराबाद का अंतिम शासक है। अंतिम रूप से हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन पोलो, जिसे आप पुलिस कार्रवाई मान लीजिए या सैनिक कार्रवाई मान लीजिए, जिसके माध्यम से हैदराबाद राज्य का विलय भारत में हुआ और भारत की एकीकरण की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ी। इस तरह से मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में स्वतंत्र हुए हैदराबाद राज्य को आप समझ सकते हैं।